संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम में सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। धर्म प्रेमी बंधुओं, श्री तत्वाद सूत्र ग्रंथराज जी के तृतीय अध्याय की प्रथम कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अब हम अध्याय 3 में सर्वज्ञ देव द्वारा बताए हुए जैन भूगोल का अध्ययन करेंगे, जो हमारे मोक्ष मार्ग को और भी सुदृढ़ बनाएगा। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। तत्वार सूत्र ग्रंथराज में आज से तृतीय अध्याय प्रारंभ होता है। सम्यक दर्शन का विषय जीवादि 7 तत्वों के माध्यम से बताया गया है। उसमें सबसे ज़्यादा जीव तत्व के बारे में ही जानना प्रमुख है। जीव तत्व की अनेक विशेषताओं को हमने दूसरे अध्याय में भी जाना, और वह जीव किस तरह से अपने भावों के अनुसार जन्म, योनि, वेद आदि को प्राप्त होता है, ये भी जाना। पिछले अध्याय में भी और उससे पहले भी प्रथम अध्याय में भी हम सुनते आए हैं कि नारकी जीव होते हैं। देवनारकाणाम उत्पाद भव प्रत्यो वधिर देवनारकाणाम इत्यादि सूत्रों में नरक आदि में रहने वाले नारकी जीवों के बारे में चर्चा आई है। आगे के इन अध्यायों में अब आचार्य देव यही बताने की कोशिश करते हैं कि 3 लोक में ये जीव कौन कहाँ पर रहते हैं, इनका अवस्थान 3 लोक में किस तरह का होता है, जीव द्रव्यों का इस 3 लोक में कहाँ कहाँ पर किस किस पर्याय में रहना होता है। इस उद्देश्य से ही ये तृतीय और चतुर्थ अध्याय का विवरण किया जाएगा। तो 3 लोक हैं, और उन 3 लोकों में नीचे का अधोलोक कहलाता है, फिर उसके ऊपर मध्यलोक होता है, और सबसे ऊपर ऊर्ध्वलोक होता है। बात प्रारंभ की जाती है नीचे से, अधोलोक से, और वह भी इसलिए आचार्य अकलंग देव ने कहा है कि हमें नरकों का वर्णन भी सुनना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीव जो सुखी जीव हैं, सुखी होते हैं मनुष्य तो, है ना, ऐसे सुखी जीवों के लिए सबसे ज़्यादा जो दुखी जीव हैं उनका वर्णन सुनकर के ही कुछ थोड़ा सा क्या होगा, संवेग भाव आएगा, उद्वेग कम होएगा, उद्विग्नता आएगी। संसार से अगर हमें थोड़ी सी भीति लगेगी तो वो कब लगेगी, जब हम संसार के दुखों का वर्णन अच्छे ढंग से सुन लें। और संसार में 3 लोकों में अगर सबसे ज़्यादा दुख है तो वह नरक अवस्था में नारकी जीवों को ही है। यह दुख जो नारकी जीवों का होता है, इसे सुनकर के सम्यक दृष्टि जीव के अंदर एक संवेग भाव की वृद्धि होती है। सम्यक दृष्टि जीव में प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक, ये 4 भाव बताए गए हैं, जो सराग सम्यक दृष्टि जीव के भाव होते हैं, लक्षण होते हैं।
उनमें जो संवेग भाव है, उस संवेग भाव की प्राप्ति इसी प्रकार के नारकी आदि जीवों का वर्णन सुनने से ही होती है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि सम्यक दृष्टि जीवों को नरक आदि का वर्णन अच्छे ढंग से सुनना भी चाहिए और उसी तरह से श्रद्धा में लाना भी चाहिए। वर्तमान का विज्ञान भले ही नरक, स्वर्ग ये नाम डिक्शनरी में तो मानता है, लेकिन इसके अलावा इनकी और कोई भी जानकारी नहीं देता है। तो वो जानकारी आपको इस तरह के सर्वज्ञ प्रणीत आगम से ही मिल सकती है। इसीलिए यह तृतीय अध्याय अधोलोक के वर्णन से प्रारंभ होता है और वह सबसे पहले जो नरक की पृथ्वियां हैं, भूमियां हैं, उनके नाम के माध्यम से यह सूत्र प्रारंभ होता है। रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातमः प्रभा भूमयो घनाम्बुवाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताधोदः। रत्न, शर्करा, बालुका, है ना, ये सभी भूमियों के नाम हैं। पहली भूमि रत्न और सबके अंत में प्रभा लिखा हुआ है, प्रभा भूमयो, है ना। तो प्रभा शब्द सबके साथ जोड़ लेना। रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तमः प्रभा, महातमः प्रभा। ठीक है। और ये तीन बाद वालेयों के नाम हैं। घनाम्बु वाताकाश यानी घनोदधि वात वलय, घनवात वलय और तनुवात वलय, जिनके आधार पर ये भूमियाँ प्रतिष्ठित हैं। ये भूमियाँ सप्त हैं, 7 हैं। अधो अधय माने नीचे नीचे हैं, है ना। यह सूत्र का सामान्य से अर्थ है। प्रभा शब्द सबके साथ जुड़ा हुआ है। मतलब कि प्रभा का मतलब होता है दीप्ति, कांति, है ना। रत्न के समान जिसकी प्रभा हो उसको बोलेंगे रत्न प्रभा। आचार्यों ने यह भी बताया है कि इन भूमियों के जैसे नाम हैं वैसे ही इनकी स्थितियां भी हैं। अनवर्थ संज्ञा इसी को बोलते हैं। जैसा नाम हो वैसी स्थिति या वैसा ही काम दिखाई दे तो उसे कहते हैं अनवर्थ संज्ञा, अनवर्थ संज्ञा। तो रत्न की ही प्रभा है इस भूमि में। अनेक तरह के रत्न हैं, उन रत्नों की प्रभा के समान ही ये भूमि है, जगमगाती हुई, चमचमाती हुई रत्नों की प्रभा से। ठीक है। शर्करा बोलते हैं बालू को, जो अच्छी मोटी मोटी चिकनी बालू होती है, उस बालू की भी एक अपनी आभा होती है, प्रभा होती है, चमक होती है। उसी की तरह जिसकी आभा हो उसका नाम है शर्करा प्रभा। बालुका प्रभा, है ना। एक शर्करा है और एक बालुका है। शर्करा थोड़ी सी ज़्यादा करी होती है और बालुका जो होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा फाइन होती है। तो उसी की तरह जिसकी प्रभा हो उसका नाम है बालुका प्रभा। पंक माने होता है कीचड़, पंक माने होता है कीचड़। अब देखो आप, कीचड़ की भी अपनी एक प्रभा होती है। हाँ, प्रभा का मतलब एक कांति होती है। तो पंक की प्रभा के समान जिसकी प्रभा हो उसे बोलेंगे पंक प्रभा। धूम माने धुआं, है ना। धुएं की प्रभा के समान जिसकी प्रभा हो उसका नाम है धूम प्रभा। तमह प्रभा, तम माने होता है अंधकार। अब आप देखें, अंधकार की भी एक अपनी कांति होती है ना। और वो अंधकार भी यहाँ 2 तरीके का बताया गया है, एक तमह और एक महातमह। एक सामान्य अंधकार, एक विशेष अंधकार। एक अंधकार जो बहुत ज़्यादा गहन है, बहुत ज़्यादा, है ना, जिसमें
कालापन है वो महातम है, और उसकी भी अपनी एक प्रभा है, एक कांति है। तो इससे आप ये समझें कि अंधकार की भी अपनी प्रभा होती है, अंधकार की भी अपनी लाइट होती है। सुन रहे हो? बात आपको थोड़ी सी कंट्रोवर्सी ऐसी लग रही होगी कि अंधकार में कांति कैसे, है ना? लेकिन आचार्य कहते हैं कि अंधकार की भी अपनी एक अलग ब्राइटनेस होती है, और वह आपको देखने को भी मिल सकती है। जो भी पदार्थ काले होते हैं उनको आप देखोगे तो उनका भी एक अपना अलग उनकी ब्राइटनेस होती है। काले भी अच्छे लगते हैं ना, केवल काले बाल ही अच्छे लगते हैं, और कुछ अच्छा नहीं लगता। काले बाल में भी तो अपनी काले रंग की कुछ शाइनिंग होती है कि नहीं होती है? तो ऐसे ही अंधकार और महाअंधकार, महातमः, इनकी भी अपनी अपनी शाइनिंग है। इसलिए इस सब के साथ में प्रभा शब्द जोड़ना, है ना? काले भी दो तरह के होते हैं, रुक्ष कालापन भी होता है, एक स्निग्ध कालापन भी होता है ना? एक रफ टाइप का ब्लैकनेस और एक बिल्कुल क्या बताएं बिल्कुल अच्छा ब्राइटनेस के साथ में, चिकनेपन के साथ में, वो भी एक ब्लैकनेस होती है। तो ये दोनों ही तरह की ब्लैकनेस यहाँ पर बताई गई हैं। इससे आप ये जानना कि इन पृथ्वियों में इसी तरह की अपनी अपनी एक लाइट है, इन पृथ्वियों का इसी तरह का अपना अपना स्वभाव है। ये रत्न प्रभा आदि जो 7 पृथ्वियाँ हैं, ये अधो अधः, नीचे नीचे, एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक ऐसी हैं। और इन सभी पृथ्वियों का अगर देखा जाए तो इनके नीचे, इन पृथ्वियों के नीचे 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 सबसे नीचे जो पृथ्वी है, 7वीं पृथ्वी, उस 7वीं पृथ्वी के नीचे जो स्थान है वो स्थान एक तरह से खाली है ना? खाली क्यों है? क्योंकि मध्य लोक से नीचे तक 7 राजू का विस्तार है। कितने राजू का? पूरा लोक 14 राजू ऊंचा होता है। तो मध्य लोक से नीचे जहां तक अधोलोक का समापन होता है, वहां पर नीचे बॉटम पर उसका विस्तार, वहां तक कितना, उसकी ऊंचाई 7 राजू की है। तो यहाँ पर अगर हम इन 7 राजू को डिवाइड करके बताएं, और आप अगर जानना चाहें तो ऐसे जान सकते हैं कि दूसरी पृथ्वी तक एक राजू समझ लो, लगभग, है ना? फिर दूसरी से तीसरी पृथ्वी तक एक राजू, फिर तीसरी से चौथी पृथ्वी तक एक राजू, चौथी से 5वीं पृथ्वी तक एक राजू, और 5वीं से 6ठी पृथ्वी तक एक राजू, और 6वीं से 7वीं पृथ्वी तक भी एक राजू। कितने राजू हो गए? अभी कहाँ होगा 7 राजू? 6 ही हुए ना, क्योंकि हमने 2 पृथ्वी तक एक राजू लिया है ना? तो 6 पृथ्वी तक हमने 5 राजू, और 7 पृथ्वी तक हमने 6 राजू तक काउंट कर लिए, है ना? मतलब कि एक एक राजू के ये डिफरेंस के साथ में ये दूसरे के बाद तीसरी चौथी पृथ्वियां हैं। तो नीचे 7वीं पृथ्वी तक 6 राजू हो जाते हैं। ऊपर मध्यलोक से जब हम नीचे आते हैं, एक राजू नीचे रह जाता है। ये खाली स्थान है, इसे निगोद जीवों का स्थान कहा गया है। विशेष रूप से इसके अंदर और कुछ नहीं होता, निगोद जीवी होते हैं, और निगोद के साथ अन्य भी स्थावर काय रहते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं है। और इसको कलकला या कलंकला ऐसा कुछ नाम भी पृथ्वी का दिया गया है। तो इस तरह से ये नीचे तक 7 राजू का विस्तार जो ऊपर से होता है ये चलता है। अब हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करें। पहली पृथ्वी जो कि रत्न प्रभा पृथ्वी के नाम से हम बताइए, है ना? ये पहली पृथ्वी के 3 भाग हैं। कितने? 3 भाग। पहला भाग 16,000 योजन मोटा है, जिसे खर भाग कहा जाता है ना? थोड़ी सी डिटेल और जान लो।
दूसरा भाग पंक भाग कहलाता है, जो 84,000 योजन मोटा होता है ना। और तीसरा भाग अबहुल भाग कहलाता है, जो 80,000 योजन मोटा होता है। ये तीन इसके पोर्शन है। किसके? पहली रत्न प्रभा भूमि के। अब इन तीन पोर्शन में जो पहला भाग है, जो 16,000 योजन मोटा है, एक खर भाग कहलाता है। इसमें कोई भी नारकी या देवों का कोई भी आवास नहीं होता है। अभी यहाँ पर नारकी शुरू नहीं हुए, है ना। 16,000 योजन नीचे भी जाकर के अभी कुछ भी शुरू नहीं हुआ। और ये सभी 16,000 योजन मोटी एक, मतलब जो पृथ्वियों के अंदर भी 16 तह हैं। तह जानते हो ना, एक के नीचे एक परत हैं, पट्टियां हैं, स्लैब हैं, जो भी आपकी भाषा में समझ में आया है। तो 1,000 योजन की यह अलग अलग 16 नाम वाली अलग अलग पृथ्वियां, और समझ लो इनको, है ना। और ये सभी अलग अलग तरह के मतलब रत्नों की बनी हुई हैं, इसलिए इस पूरी पृथ्वी का नाम है रत्न प्रभा। जिसकी पहली भूमि शुरू होती है, इसको बोलते हैं चित्रा भूमि, फिर बाद में होती वज्रा, वैडूर इत्यादि, उसके 16 नाम हैं, है ना। तो मतलब यह है कि जिस भूमि के ऊपर जो सबसे पहला जो भूमि का भाग है, वो कहलाता है चित्रा भूमि, है ना। और इसी के नीचे एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, ऐसे करके ये 16 और इसके भेद हैं, 1,000 योजन की मोटाई को लिए हुए। ये 16 इसकी भूमियां हैं, जिसमें कि 16 भाग हैं, और ये सभी क्या कहलाएंगे? खर भाग के ही ये 16 भाग कहलाएंगे। इसको क्या बोलेंगे? खर भाग। यहाँ पे कुछ नहीं है, केवल पृथ्वियां हैं चमकती हुई, समझ आ रहा है। रत्नों की, वैडूर मणियों की, नील मणियों की, मूंगा मणियों की, ये सब पृथ्वियां हैं। यानी कोई खरोंच नहीं सकता है वहां से कुछ भी रत्न लेके आ नहीं सकता। ओम अर्हम नमः। आइए अब हम तृतीय अध्याय की पहली कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हम इस अध्याय में जानेंगे कि तीनों लोकों में जीव कहाँ-कहाँ और किस किस पर्याय में रहते हैं। इसका प्रारंभ सबसे नीचे के लोक अधोलोक के वर्णन से होता है। अधोलोक के ऊपर मध्यलोक होता है और सबसे ऊपर ऊर्ध्वलोक। संसार में सबसे अधिक दुख नरकों में ही है, और आचार्य अकलंक देव के अनुसार इन दुखों का वर्णन सुनकर ही सम्यक दृष्टि जीवों को संसार से भीति लगती है, संवेग भाव की वृद्धि होती है। अतः हमें इसे अच्छे से सुनकर इस पे श्रद्धा करनी चाहिए। सूत्र 1 में हमने नर्क की 7 पृथ्वियों और 3 वातवलयों के बारे में जाना। घनोदधि, घन और तनुवात वलय के आधार पर नरकों की भूमियां प्रतिष्ठित हैं। ये 7 पृथ्वियों की अन्वयित संज्ञा है, अर्थात इन भूमियों के जैसे नाम हैं वैसे ही इनकी स्थितियां भी हैं। क्रमशः एक के नीचे एक स्थित इन भूमियों के नाम है रत्नों की प्रभा के समान जगमगाती हुई रत्न प्रभा, शर्करा यानी बालू की आभा के समान प्रभा वाली शर्करा प्रभा, बालुका यानी शर्करा से थोड़ी ज्यादा फाइन प्रभा वाली बालुका प्रभा, पंख यानी कीचड़ की प्रभा वाली पंक प्रभा, धूम यानी धुएं की प्रभा वाली धूम प्रभा, तम यानी अंधकार की कांति वाली तमा प्रभा, और विशेष गहन अंधकार की प्रभा वाली महातमः प्रभा। अंधकार की कांति या ब्राइटनेस को भी यहाँ 2 प्रकार का बताया गया है, सामान्य अर्थात तमा और विशेष अर्थात महातमः। सबसे नीचे की 7वीं पृथ्वी के नीचे एक राजू का स्थान खाली है, क्योंकि मध्यलोक से नीचे तक 7 राजू का विस्तार है, और अधोलोक की 7 पृथ्वियां 6 राजू क्षेत्र में ही हैं। पहली 2 एक राजू में, शेष सभी एक एक राजू में। इसमें नेगोद जीव के साथ अन्य स्थावरकाय रहते हैं। इसको कलकला या
कलंकला पृथ्वी भी कहा गया है। पहली रत्न प्रभा पृथ्वी के 3 भाग होते हैं। 16,000 योजन मोटा खर भाग, 84,000 योजन मोटा पंख भाग और 80,000 योजन मोटा बहुल भाग। 16,000 योजन के खर भाग में 1,000 योजन की 16 परतें यानी स्लैब हैं। ये सभी अलग अलग तरह के रत्नों की बनी हुई हैं। इसलिए इस पूरी पृथ्वी का नाम रत्न प्रभा है। इसकी पहली भूमि को चित्रा भूमि कहते हैं। उसके बाद वज्रा, वैडूर्य इत्यादि कुल 16 परतें होती हैं। तो चलिए अब हम चिन्वानी स्तुति करते हैं और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या लिंक पर जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल दोपहर 2 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं के नाम इसी कार्यक्रम श्रृंखला में हर रविवार को घोषित किए जाएंगे। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, नरक की अंतिम पृथ्वी का नाम क्या है? तमा प्रभा, पंख प्रभा, रत्न प्रभा, महातमा प्रभा। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन न कर पाए हो तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं या दिए गए लिंक और QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। आज के सृजनात्मक कार्य में आप रत्न प्रभा पृथ्वी के 3 भागों का चित्र बनाकर समझाइए। आप अपने चार्ट्स चित्र हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 8920009591 पर। न्यूट्रिएंट्स बचे रह जाते हैं। अगर आप पीतल के बर्तन में बनाते हैं तो उसमें 93% बचे रह जाते हैं, लेकिन अगर आप एल्यूमिनियम के बर्तन में बनाते हैं तो केवल उसमें 3% न्यूट्रिएंट्स बचे रह जाते हैं, बाकी सब जल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। आप सोचें, आप क्या खाते हैं और क्या खिलाते हैं। यह भोजन करने का तरीका अगर आप नहीं संभालेंगे, भोजन करने वाली चीजें किसमें बन रही हैं, उन बर्तनों की अगर आप देखभाल नहीं करेंगे तो आपके लिए बहुत नुकसान होगा, और ये नुकसान हो रहा है। इससे अच्छा तो वह स्टेनलेस स्टील का बर्तन होगा जिसमें कम से कम एल्यूमिनियम तो नहीं होगा। भले ही वो SS का वह बर्तन आपके लिए उतना लाभकारी नहीं होगा, लेकिन वह एल्यूमिनियम की तरह हानिकारक भी नहीं होगा। और हो सके तो जो शुद्ध लोहे का बर्तन होते हैं, उन शुद्ध लोहे के बर्तन में ही, खुले बर्तनों में हमें भोजन बनाना चाहिए। प्रेशर कुकर जैसी ये सभ्यताएं आज से 100 साल पहले आई हैं, और इसी के कारण से दुनिया के रोग आपके जीवन में हमें दिखाई दे रहे हैं। ऐसी सभ्यताएं जो पहले नहीं थी तो इस तरह के रोग भी नहीं थे। आज घर घर में कैंसर, ट्यूमर के पेशेंट मिलते हैं, और हर घर में इस तरह के पेशेंट इतनी बहुतायत में बढ़ रहे हैं कि कोई भी कभी भी थोड़ी सी प्रॉब्लम को डायग्नोस कराने जाता है तो डॉक्टर उससे कैंसर कह देता है, और उसकी हालत खराब हो जाती है। तरह तरह के कीमो 3-4 बार कराने के बाद भी जिंदगी ज्यादा बचती नहीं है। ये सब बीमारियों के मुख्य कारण हमारे भोजन पानी का गलत तरीका है।